हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू करेंगे, जो कि 12th का पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस शुरू कर दिया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में हमने डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि किसी सॉलिड को अगर हम क्लासिफाइड करें तो मेनली दो तरह के तरीके होते हैं इसको क्लासिफाइड करने के। एक ऑन बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पहला हमने बताया था अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। आपको ध्यान से समझना होगा, पार्टिकलों के अरेंजमेंट के बिहाफ पे सॉलिड था। और ये मेनली दो प्रकार के थे, एक क्रिस्टल सॉलिड था और दूसरा एमॉर्फस था। दूसरा कौन सा था बेटा? एमॉर्फस सॉलिड था। तो एमॉर्फस सॉलिड ही मुझे आज डिस्कस करना होगा। ऑलरेडी मैंने क्रिस्टलीय सॉलिड या क्रिस्टल सॉलिड को मैंने पढ़ा दिया है। दोनों के बीच में कई बार डिफरेंसेस पूछे जाते हैं फॉर स्कूल पर्पज, एज वेल एज इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको लगातार कॉम्पिटिशनों में राइज किया जाता है। सबसे पहले मैं पूछूं कि व्हाट इज एमॉर्फस सॉलिड। मैं आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछता हूं कि एमॉर्फस सॉलिड है क्या। तो आप याद रखोगे, एमॉर्फस सॉलिड सुपर कूल्ड लिक्विड है। क्या है? सुपर कूल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड है। यानी कि किसी लिक्विड को अगर हम सडनली ठंडा कर दें तो वो एमॉर्फस हो सकता है। या हम इसी को स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्यूडो, PSEUDO, स्यूडो सॉलिड कहते हैं। या इसी को हम बोलते हैं फाल्स भी कह सकते हैं, फाल्स सॉलिड भी कह सकते हैं। तो क्योंकि ये परमानेंट सॉलिड नहीं होते हैं, ये एक टेम्पररी सॉलिड है। किसी परिस्थिति के अधीन इन्होंने सॉलिड का रूप ग्रहण किया है, इसलिए हम इसको एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। अगर एमॉर्फस सॉलिड को डिफाइन करने के लिए बात किया जाए तो सॉलिड विच डज नॉट हैव एनी रेगुलर और फिक्स पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? सॉलिड विच डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड और एनी फिक्स्ड और रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। तो आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर वे में अरेंज नहीं होते हैं। जैसे ये एमॉर्फस सॉलिड है, इसमें पार्टिकल्स आपको रेंडमली अरेंज दिख रहे हैं। लेकिन यहीं हम लोग क्रिस्टलाइन की अगर बात करें तो ये पार्टिकल्स कुछ ऐसे रेगुलरली या एक रेगुलर वे में अरेंज दिख रहे हैं। इसमें समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और जहाँ पे अरेंजमेंट रेगुलर ना हो वो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक तो प्लास्टिक है, दूसरा रबर है और तीसरा ग्लास है। इन तीनों को हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करें? प्रॉपर्टीज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, पहली बात कि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड वे में होते हैं। दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड, दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड। दूसरी बात, दे आर नॉट ट्रू सॉलिड, दे आर नॉट ट्रू सॉलिड एंड their cooling curve is smooth and they have
नो एनी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब अगर इनको जलाया जाए तो दे एब्रप्टली बर्न। आप प्लास्टिक रबड़ वगैरह को जलते हुए देखा होगा, वो तुरंत तुरंत जलने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने आग लगाया, हीट किया, तुरंत तुरंत वो बर्न होने लगते हैं। लेकिन अगर आयरन होगा, कोई क्रिस्टलाइन अगर सॉलिड होगा, तो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक वो किसी भी तरह का चेंज नहीं करता। जैसे ये सॉलिड फेज है, फिर ये लिक्विड हो गया, फिर एक तरह से गैस हो गया। ये क्रिस्टल के लिए है। किसके लिए है? क्रिस्टल के लिए। लेकिन अगर यहीं किसी हम एमॉर्फस की बात करें, तो फॉर एमॉर्फस ये जो कूलिंग कर्व होगा वो स्मूथ होगा। कैसा होगा? बिल्कुल भी स्मूथ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो बोलते हैं दे आर ऑब्टेन बाई, दे आर ऑब्टेन्ड बाई सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड। सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड को अगर हम सडनली ठंडा करते हैं तो उससे हमको एमॉर्फस सॉलिड मिलता है। आप डीप फ्रीजर में किसी सब्सटेंस को रखिए, किसी लिक्विड मटेरियल को रखिए, आइसक्रीम बनाने को भी हम ले सकते हैं। जो ठंडा सडनली करने से पार्टिकलों को अरेंज होने का मौका नहीं मिला। अब पार्टिकल्स अरेंज नहीं होंगे तो वो सॉलिड का एक फॉर्मेट तो ले लिए, सॉलिड के रूप में आ गए, लेकिन उनका अरेंजमेंट सही नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा होगा आइसक्रीम अगर हम बनाते हैं तो उसके जो सरफेस होते हैं वो थोड़े से रफ टाइप होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अरेंज होने का कोई मौका नहीं मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम लोग एक पेज ले लेते हैं, उसमें हम आपको बताएं तो लिखा जाता है कि ये आइसोट्रोपिक हैं। दे आर आइसोट्रोपिक, दे आर आइसोट्रोपिक, that means same properties in different डायरेक्शन। खूब पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि आइसोट्रोपिक क्या है, एनाइसोट्रोपिक क्या है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं, और जो एमार्फस सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? आइसोट्रोपिक होते हैं। मैंने एग्जाम्पल्स भी बना दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक मैं एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस भी कर देता हूँ कि जो भी ये होते हैं एमॉर्फस सॉलिड, इनके पास आप कह सकते हैं कि इनके पास नो डेफिनिट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी। इनके इंथैल्पी की कोई डेफिनेट फिक्स वैल्यू नहीं होती है। एंड ये फ्लोइंग नेचर के होते हैं, क्योंकि फ्लूइड है ना भैया, ये तो लिक्विड को ही हमने अरेंज कर दिया है। जब लिक्विड को अरेंज किया है हमने तो लिक्विड जैसा वो बिहेवियर शो करेंगे, इसलिए कहते हैं कि ये फ्लूइड जैसा बिहेव करते हैं, या इनके पास फ्लो करने की एक टेंडेंसी होती है, फ्लोइंग टेंडेंसी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ और भी जानकारियां हम इसके बारे में दे सकते हैं कि हम लोग अगर इनको कट करते हैं, अगर हम इनको कट करते हैं तो ये रफ सरफेस देते हैं। किसी प्लास्टिक को अगर हम कट करें, कि प्लास्टिक का चेयर है, आप उसको एक जगह से कहीं से कट करो तो आप देखेंगे उसकी जो सरफेस है वो रफ हमको मिल रहा है। आप टायर वगैरह फटते हुए देखा होगा, कोई रेगुलर शेप में नहीं कटते हैं, वो इरेगुलरली कट हो जाते हैं, इसीलिए इनको हम ऐसे कहते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और बन जाते हैं कि आइसोट्रोपिक में कौन सी प्रॉपर्टियों में चेंज होता है। मेनली हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करती है, प्रॉपर्टीज वर्ड मैंने यहाँ कहा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, मेलिबिलिटी हो सकता है, डक्टिलिटी हो सकता है, समझ रहे हैं आप लोग, थर्मल कंडक्टिविटी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकता है।
ये सारे प्रॉपर्टीज हैं। थर्मल कंडक्टिविटी भी हो सकता है, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में भी बात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में भी बात हम कर सकते हैं। तो ये तो रहा डिस्कशन सॉलिड का ऑन बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, दैट इज ऑन बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और पार्टिकल्स। मतलब अगर हम जो उनके पार्टिकल्स हैं, जो उनके कण हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस के बिहाफ पे अगर हम किसी सॉलिड को क्लासिफाइड करें, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन बेसिस ऑफ force of attraction between the constituent particles. Mainly solids are classified in 4 category. आप लोग सीधे सीधे देखेंगे कोई भी सॉलिड 4 तरह का होता है बेटा। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आयोनिक सॉलिड, पहला होता है आयोनिक सॉलिड। अब आयोनिक सॉलिड होगा तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ केटायन और एनायन जैसे होंगे। कैसे होंगे? जो इनके पार्टिकल्स होंगे वो केटायन और एनायन होंगे। तो आर केटायन और आर एनायन की हम बात कर सकते हैं। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही आप लोग? या हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड होगा। क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी की बात करूं तो कोई भी आयनिक जो कंपाउंड होता है उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी सी रिलेटिवली हाई होती हैं। और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे NaCl है, CsCl है, जिंक सल्फाइड है, आप सोडियम ऑक्साइड कह सकते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड कह सकते हैं। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक दे दूं, ये जितने कंपाउंड मैं लिख रहा हूँ फॉर आयनिक, इन सब के स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है, इन सब के स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आयनिक कंपाउंड आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा, आयनिक सॉलिड यही होते हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि कोवेलेंट सॉलिड के बारे में। एक और भी सॉलिड है जिसको कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। कोवेलेंट सॉलिड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से इंस्पायर्ड है। कोवेलेंट का मतलब होता है एटम सेम भी हो सकते हैं। यहाँ एटम्स क्या हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। और यहाँ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली थोड़ी सी लो होते हैं। और इनके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ कोवेलेंट के बारे में, तो कोवेलेंट के एक तो डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है। पहली बात, डायमंड हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, और SiC भी हो सकता है। कई बार सिलिकॉन को भी कहा जाता है। मतलब ये सारे जो कंपाउंड्स हैं हमेशा मॉलिक्यूलर सॉलिड की फॉर्मेशन करेंगे। इस बात में आपको समझ में आ जाना चाहिए। डायमंड, ग्रेफाइट, और भी है बोरॉन नाइट्राइड दैट इज Bn, ये भी है। सिलिकॉन कार्बाइड SiC की मैंने बात किया है। ये कुछ कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। इनको आपको इसी तरीके से याद करना होगा। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सॉलिड है वो है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड एक कॉमन सॉलिड है जिसमें एक ही मेटल के बहुत सारे जो एटम्स होते हैं एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं, जिससे मेटल कोर्स हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसमें हम लोग मेटालिक सॉलिड का यूज करते हैं। अब मेटालिक सॉलिड वो होते हैं जिसमें सेम ही एटम के बीच में बॉन्ड बनने लगते हैं। और इस मेटालिक सॉलिड के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मेटालिक सॉलिड में भैया एग्जांपल्स बताओ, तो एटम्स हमेशा इसमें क्या होंगे? एटम्स हमेशा इसमें सेम होंगे। एटम्स कैसे होंगे बेटा? सेम होंगे। यहाँ बॉन्ड कैसा बनेगा? मेटालिक बनेगा, मेटालिक बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है? थोड़ा सा कम होता है, बट हम कह सकते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर। क्या है बेटा? दे आर गुड कंडक्टर। और इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो Fe, कॉपर, Ag, Au, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। निकल और जितने भी मेटल एलॉयज हैं, मेटल एलॉयज जैसे स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, वो भी एक इसका एग्जाम्पल है। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही सबको? अब एक आखिरी क्लासिफिकेशन हम लोग को पढ़ना है जिसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर
कंपाउंड की बात करते हैं, इस मॉलिक्यूलर कंपाउंड को भी हम लोग फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक ऐसा कंपाउंड जो कि पोलर नेचर का हो, एक ऐसा कंपाउंड जो नॉन पोलर नेचर का हो, एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आप ये कह सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डेड हो। तो पोलर पहला होगा मॉलिक्यूलर कंपाउंड में पोलर, ठीक है। दूसरा होगा नॉन पोलर और तीसरा होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। अब पोलर की हम लोग बात करें तो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। मतलब ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से बंधे होते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, इसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। अब ये डाइपोल डाइपोल जो इंट्रैक्शन है या डाइपोल डाइपोल जो फोर्सेस है वो हमसे कई बार पूछे जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें हम ये लिख सकते हैं कि ये सॉफ्ट नॉन कंडक्टिंग सॉलिड होते हैं। एक ये भी लिख सकते हैं कि सॉफ्ट नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, सॉफ्ट हैं और नॉन कंडक्टिंग है। इनकी मेल्टिंग जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो लो होती हैं। और ये जो सॉलिड्स होते हैं उनकी मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें HCl कह सकते हैं, HN3 कह सकते हैं, SO2 कह सकते हैं। अब हम नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर सॉलिड की हम बात करें तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, H2 हुआ, I2 हुआ, Cl2 हुआ, S8 हुआ, ये सब नॉन पोलर हैं। और इनके बीच में वीक डिस्पर्शन फोर्स होता है। क्या होते हैं? बॉन्डेड टुगेदर होते हैं वीक फोर्स से। और ये वीक फोर्स जो होते हैं उनका एक नाम है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, ये गैसेस स्टेट में 11th में आपको पढ़ाया जाता है। उसमें हम कह सकते हैं कि इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन नहीं होते हैं। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की बजाय इसके अंदर लंदन फोर्सेस काम करते हैं। लंदन फोर्सेस काम करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या काम करते हैं बेटा? लंदन फोर्सेस काम करते हैं। ये भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं और सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। ये भी सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। और कैसी होती हैं? नॉन कंडक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन कंडक्टिंग होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नॉन कंडक्टिंग होने के बाद अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी इनका लो होता है और दे आर वोलेटाइल इन नेचर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब वोलेटाइल हैं मतलब ये वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये भी जान लेंगे। ये वोलेटाइल हैं नेचर में। अगर वोलेटाइल नेचर के हैं तो ये वेपराइज हो सकते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो आप लिख सकते हैं आयोडीन I2, आप लिख सकते हैं H2, CO2 ड्राई ले सकते हैं। इसके अलावा आप नेफ्थलीन ले सकते हैं, कैम्फर ले सकते हैं, नेफ्थलीन ले सकते हैं, कैम्फर ले सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल है। S8 ले सकते हैं, P4 ले सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हाइड्रोजन एटम को कंटेन करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। इनका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं आइस। इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं आइस। तो मैं आपको अगर गाइड करूं तो on the basis of force of attraction between the particles, mainly solids are classified in 4 category: ionic compound, covalent compound, molecular compound and metallic compound. एक molecular compound में एक फर्दर क्लासिफिकेशन है जिसमें पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड कहते हैं। अब इनसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, आप लोग ढंग से इनके बारे में नोट्स को डेवलप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे some basic terms related to any crystalline solids, ठीक है। चलिए आज का सेशन यही हम लोग क्लोज करते हैं।